हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, आज हमको देखना है कि भाई रेजोनेंस सर्किट के बारे में, रेजोनेंस सर्किट कैसे जनरेट होती है उसके बारे में हमको देखना है। ओके, तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अभी तक हमने डिराइव की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने फाइंड हो गया था एसी करंट। तो एसी करंट हमको कब कैसे मिलता है कि भाई हमारे पास एक एसी जनरेटर था और एसी जनरेटर में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी और रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे वो घूमती थी, तो उसमें से हमको इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा क्योंकि उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ चेंज, इट इज़ अ प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ। तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ हमको मिल रही है वो इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट है क्या? वो इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होती है जहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है। ओके, तो वो इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करती है कि इंड्यूस करंट, दिस इंड्यूस करंट इज नॉन एज द एसी करंट। तो एसी करंट भी क्या करेगा, एसी करंट की भी डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज होगी और उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, ओके। देन पर हमको एसी करंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डीसी करंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे हम डीसी करंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड क्यू इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सो दैट एनी अपॉन टी। बट हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चार्ज काउंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो मेथड अवेलेबल है, एक कंपोनेंट मेथड एंड देन पर सेकेंड इज इफेक्टिव मेथड। बट कंपोनेंट मेथड से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम चार्ज को काउंट नहीं कर सकते। तो सेकंड मेथड हमने देखी थी इफेक्टिव मेथड। तो इफेक्टिव मेथड में से आपने एक मैग्नेटिक इफेक्ट का भी एग्जांपल देखा था, देन आपने हीट इफेक्ट का भी एग्जांपल आपने देखा था और इसमें से आपने करंट को निकाला, दिस करंट इज अ डीसी करंट। बट हमको चाहिए एसी करंट। तो हमने एक वर्क डन का एक तरीका लगा दिया। कैसा तरीका? भाई वर्क डन ड्यूरिंग वर्क डन ड्यू टू दी एसी करंट इक्वल्स टू वर्क डन ड्यू टू दी डीसी करंट। दोनों का वर्क डन सेम होता है। तो दोनों का वर्क डन सेम होता है तो हमने क्या मान लिया कि भाई जो डीसी करंट की जो वैल्यू है वही हमारी एसी करंट की वैल्यू है। बट दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई एसी जनरेटर में से हमको जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो डीसी करंट नहीं प्रोड्यूस हो रही है, बट वो प्रोड्यूस हो रही है एक एसी करंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको पहले डीसी करंट चाहिए, तब डीसी करंट में से हम एसी करंट हम बना सकते हैं। ठीक है, तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या मिलती है, एसी करंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। किसका रिलेशनशिप? कि भाई एक इफेक्टिव करंट और एक पीक वैल्यू का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इफेक्टिव करंट और पीक वैल्यू का रिलेशनशिप हमने निकाल दिया कि भाई आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम अपॉन रूट टू। आई आर एम एस को हम क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव करंट बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने देखा कि भाई हमारे पास एसी सोर्स अवेलेबल है, उसके साथ हमने एक कैपेसिटर को लगा दिया। तो कैपेसिटर क्या करती है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोरेज करती है। ठीक है, बट वन हाफ साइकिल में हमारी चार्ज का फ्लो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो वन हाफ साइकिल तक उसका चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। देन आफ्टर सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, चार्ज की जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट हो जाएगी। तो अपोजिट हो जाएगी तो कैपेसिटर वापस डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो कैपेसिटर एक पर्टिकुलर वन टाइम पीरियड के लिए वो एक चार्ज नहीं हो सकती है, बट हाफ टाइम पीरियड के लिए वो चार्ज हो सकती है। ठीक है, ओके। देना पर हमने उसका रिलेशनशिप भी निकाला था कि भाई इफेक्टिव करंट एंड मैक्सिमम पीक वैल्यू करंट। ओके, देना पर हमने इंडिविजुअली सर्किट के बारे में हमने देखा था, ओनली फॉर रेजिस्टेंस सर्किट, इंडक्टर सर्किट एंड कैपेसिटर सर्किट। वो आपको एक क्लासिफिकेशन में याद रखनी है कि भाई रेजिस्टेंस सर्किट में फेज डिफरेंस कितना था, 0। इंडक्टर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना था, पाई/2। भाई पाई/2 फेज डिफरेंस है तो कौन सा लीड है, पोटेंशियल इज लीड है और करंट इज लैग है। ठीक है, देना पर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में भी फेज डिफरेंस था पाई/2। अगर भाई पाई/2 जितना फेज डिफरेंस है तो कौन लैग है, लैग होगा पोटेंशियल और लीड होगा करंट होगा। ठीक है, देन आफ्टर उसका फेजर डायग्राम के बारे में हमने स्टडी किया, अपोजिशन ऑफ करंट के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई अपोजिशन ऑफ करंट रजिस्टर के लिए होगा आर, इंडक्टर के लिए होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के लिए होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, ओके। देन आफ्टर उसकी पावर के बारे में हमने स्टडी किया कि भाई रेजिस्टेंस की पावर हमको फाइंड आउट होती है आई स्क्वायर इंटू आर। बट इंडक्टर की पावर क्या होती है, इंडक्टर की पावर हो जाएगी 0 एंड देन आफ्टर कैपेसिटर की पावर हो जाएगी 0। ठीक है, ओके। देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था एलसीआर सीरीज सर्किट। तो एलसीआर सीरीज सर्किट में हमने एक इंडक्टर भी लगाया हुआ था, कैपेसिटर भी लगाया हुआ था और रजिस्टर भी लगाया हुआ था। तीन को हमने सीरीज में लगा दिया था। तो सीरीज में लगाने से क्या होगा, सीरीज में लगाने से करंट की वैल्यू सेम रहेगी बट पोटेंशियल इज ए डिफरेंस। ओके, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड देखा था फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम का आपने यूज करके उसका करंट की फॉर्मूला आपने निकाली और वो करंट आपका निकल रहा था आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड। व्हाट इज द जेड, जेड इज अ इम्पीडेंस और इम्पीडेंस का इक्वेशन हमको मिला था जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर भी हो सकती है या रूट आर स्क्वायर प्लस
रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल भी हो सकती है। वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है? अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस मैक्सिमम है तो हम लिख सकते हैं एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैक्सिमम है तो हम लिख सकते हैं एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है। ओके, देन आफ्टर एनालिटिकल सॉल्यूशन भी हमने देखा था कि भाई एनालिटिकल सॉल्यूशन में हमने वो स्टडी किया कि आपको एलसीआर सीरीज सर्किट का एक लास्ट में करंट की फॉर्मूला आपको डिराइव करनी है, बट विदाउट फेजर डायग्राम। ओके, तो विदाउट फेजर डायग्राम आपको जाना है तो आप एक मैथमेटिकल स्टेप में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। ओके, तो आपको वहाँ पे एक मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा। यहाँ पे आप फेजर डायग्राम का यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऐसा 2 टाइप का क्वेश्चन होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देन पर हमने देखा था एक भाई करंट की वैल्यू हम कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं कि भाई करंट का हमको फॉर्मूला क्या मिला था। करंट का फॉर्मूला हमको फाइंड आउट हुआ था IM = VM अपॉन जेड। कि भाई डिवाइड में जो जेड एलिमेंट है, अगर वो जेड एलिमेंट की वैल्यू हम डिक्रीज कर देंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो जेड की फॉर्मूला क्या होती है भाई? इंपीडेंस की फॉर्मूला क्या होती है? जेड = आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस एक्सी ओमेगा सी 1/ओमेगा सी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? जो फ्रीक्वेंसी वाला जो रिएक्टेंस वाला एलिमेंट है उसको हमको इक्वल कर देना है। मीन्स के हमको XC = XL कर देना है। जब XC = XL हो जाएगा, ऐसा हमने तरीका लगाया, तो आपका जो जेड एलिमेंट है इम्पीडेंस है, वो इम्पीडेंस में ओनली फॉर आर ही बचेगा। तो उसका जो एलिमेंट था वो एलिमेंट डिक्रीज हो गया, तो जेड की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। जेड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे हमने करंट की वैल्यू को मैक्सिमम कर दिया था, ठीक है। ओके, तेरा पर अभी आपको देखना है कि भाई रेजोनेंस सर्किट, तो रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होता है कि भाई हमारा जो हमने रेजोनेंस के बारे में हमने 11th में ऐसा स्टडी किया हुआ था, जब जो वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए तब उसमें रेजोनेंस क्रिएट होती है, ठीक है। तब इसमें एक रेजोनेंस क्रिएट होती है। ओके, तो वो जो रेजोनेंस क्रिएट होती है तो इसमें AC करंट में कैसे रेजोनेंस क्रिएट होगी? जब आपकी AC करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो AC करंट की वैल्यू मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी हमने देखा कि भाई इम्पीडेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। जैसे इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होते ही वो एक रेजोनेंस सर्किट बन जाएगी, ठीक है। ओके, बट हम करंट की वैल्यू कैसे हम मैक्सिमम करें और इम्पीडेंस को कैसे हम मिनिमम करें, और वो मिनिमम करने का तरीका कौन सा है, और मिनिमम न होए और मैक्सिमम होए तो ऐसा भी कौन सी कंडीशन है, ठीक है। वो सभी सारी कंडीशन आपको स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे पास एक LCR सीरीज सर्किट अवेलेबल है और इसमें हम AC सोर्स का सप्लाई करेंगे। तो AC सोर्स के पास होती है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज होने से भी करंट की वैल्यू क्या होती है वो भी हमको स्टडी करना है, ठीक है। ओके, अभी हम स्टडी करते हैं का रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज रेजोनेंस सर्किट। ओके, तो हमारे पास जो AC सप्लाई होती है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, वो फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करेंगे तो हमको जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या होती है? चेंज होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। और इंड्यूस EMF की भी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं पहले LCR सीरीज सर्किट। ओके, मैं यहाँ पे एक सर्किट में ड्रॉ करता हूँ। इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक इंडक्टर लगाया हुआ है और एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, और उसके साथ हमने AC सप्लाई दे दिया है, ठीक है। AC सप्लाई में क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, वो AC सप्लाई में हमने जो दिया है उसका हम इक्वेशन लिखते हैं कि भाई उसका इक्वेशन होता है E = E0 sin ओमेगा t। ओके, दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C। अब देखिए यहाँ पे इंड्यूस EMF का इक्वेशन E = E0 sin ओमेगा t, उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, V = VM sin ओमेगा t भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी फ्रीक्वेंसी। अगर हम वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो इंड्यूस EMF की वैल्यू चेंज हो जाएगी और करंट हमको मिलेगी। कितनी मिलती है करंट? I = I0 sin ओमेगा t ±5। ये ±5 क्यों मैंने लिखा है? वो किसकी वजह पे डिपेंडेंट है? ए ±5 कि भाई अगर आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस वो इसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई अगर XL ग्रेटर देन XC भी हो सकती है या XL लेस देन XC भी हो सकती है। अगर XL ग्रेटर देन XC होगी तो आपकी जो सर्किट है वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? एक इंडक्टिव कंपोनेंट जैसा बिहेव करेगा, और इंडक्टिव कंपोनेंट में करंट होती है पीछे, तो इसमें आएगा माइनस साइन। और अगर XL लेस देन XC होगी तो इसमें आएगी प्लस साइन, क्योंकि वो कैसा बिहेव करने लगेगी? एक कैपेसिटी कंपोनेंट जैसा बिहेव करने लगेगी, और कैपेसिटी कंपोनेंट्स में करंट होती है लीड, ठीक है। ऐसे हमको करंट की फॉर्मूला मिली +-5।
ओके, और एक करंट को हमको क्या करनी है, करंट की वैल्यू को हमको मैक्सिमम करनी है। ओके, तो करंट हम कैसे फाइंड आउट किया, देखिए कि भाई करंट हमने फाइंड आउट कर लिया आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, और व्हाट इज अ जेड, जेड इज अ इम्पीडेंस। ओके, तो मैं इम्पीडेंस का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ई नॉट अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर। ओके, हमको क्या करना है, आई की वैल्यू को मैक्सिमम करनी है। तो आई की वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इम्पीडेंस की वैल्यू को मिनिमम करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें हम बहुत सारे कंडीशन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन देखते हैं कि भाई व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ओके, तो ए वाली फॉर्मूला में आप ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC पुट कर दीजिए। तो आप इतना पुट कर दीजिए तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा ओनली फॉर आर, इम्पीडेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जेड इज इक्वल टू आर हो गया। क्या लगा आपको, जब ओमेगा जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी जो ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी 1/√LC जितनी हो जाएगी, तब इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर, मीन्स का इम्पीडेंस हो गया डिक्रीज, इम्पीडेंस is Z is a decrease, so that current I is increase। ठीक है, करंट मीन्स का आपने जेड की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। कैसे आपने डिक्रीज किया, देखिए कि भाई आपने जो सोर्स सप्लाई किया हुआ था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा। ओके, देन आफ्टर वो जो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी हम एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट से जो मिलने वाली फ्रीक्वेंसी है, दोनों फ्रीक्वेंसी हम सेम कर देंगे। दोनों की वैल्यू जब सेम आएगी तब ऐसी सिचुएशन पे जेड इज इक्वल टू हो जाएगा आर, सो दैट जेड इज अ डिक्रीज। जेड की टर्म देखिए यहाँ पे डिक्रीज हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो सेकेंड कंडीशन देखिए, अगर ओमेगा की जो वैल्यू है, ये मैं दे देता हूँ नाम उसको ओमेगा नॉट। अगर ओमेगा की वैल्यू इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट की वैल्यू से जो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस के बारे में देखिए। अगर ओमेगा इज अ मैक्सिमम, सो दैट एक्सेल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल का क्या मीनिंग होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल इज इंक्रीज। ओके, देन आफ्टर ओमेगा मैक्सिमम होगा तो एक्सी इज डिक्रीज, तो क्या होगा, देखिए कि भाई एक्सेल इज अ मैक्सिमम एंड एक्स इज अ डिक्रीज, बट एक्सी के आगे यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे आपको ऐसे में समझाता हूँ कि भाई ए वाली कंडीशन में क्या था, ए वाली कंडीशन में एक्सेल इज इक्वल टू एक्सी था, दोनों का लेवल सेम था, ऐसे कि भाई दिस इज अ एक्सी एंड दिस इज अ एक्सेल। ठीक है, दोनों का लेवल सेम था, तब करंट आई आपको मिल रही थी मैक्सिमम। देन पर क्या हुआ, ओमेगा की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी, मीन्स के फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने इंक्रीज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी आपने इतनी कर दी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होने से एक्सेल की वैल्यू इंक्रीज हो गई और एक्सी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। ओके, तो इन दोनों का जो डिफरेंस फाइंड आउट हुआ तो एक गैपिंग आपका क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो गैपिंग मैक्सिमम हुआ तो जेड इज अ मैक्सिमम, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो उसका डिफरेंस एक्सेल माइनस एक्सी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज इंक्रीज, जेड इज इंक्रीज, सो दैट आई क्या होगी, आई इज डिक्रीज। तो ए वाले केस में आपकी करंट डिक्रीज हो गई। ठीक है, ओके, तो दूसरा केस देखिए, थर्ड, व्हेन ओमेगा इज अ मिनिमम, व्हेन ओमेगा इज अ मिनिमम टू ओमेगा नॉट। ठीक है, आपकी जो यहाँ से आप जो फ्रीक्वेंसी मीन्स के भेज रहे हो, ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ये आपकी जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से कम है। तो कम होने से क्या होगा, कम होने से एक्सेल जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एक्सेल इज अ डिक्रीज। ओके, और ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होने से एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एक्सी इज इंक्रीज। तो क्या होगा कि भाई एक्सेल की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो एक्सेल इज अ डिक्रीज, देन आफ्टर एक्सी इज अ इंक्रीज। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इतना ही आया, तो डिफरेंस पे क्या होगा, इंक्रीज ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, एक्सेल माइनस एक्सी का डिफरेंस हुआ इंक्रीज, चला है। बट यहाँ पे माइनस में साइन आएगी, बट उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने से उसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होने वाली है। तो उन दोनों की इसका जो डिफरेंस आया वो वापस कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वो इंक्रीज होता है तो जेड एलिमेंट कितना हो जाता है, इंक्रीज होगा ना, तो जेड एलिमेंट इज इंक्रीज।
impedance is increased so that I is decrease। तो इसमें भी I क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये तीन केस हमने स्टडी किए। तो उसमें ओनली फॉर मैक्सिमम करंट हमको कब मिलती है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे जब उसकी फ्रीक्वेंसी 1/√LC जितनी हो जाए, जब उसकी फ्रीक्वेंसी जब हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC जितनी हो जाए, तब XL इज इक्वल टू XC होगा, तो वो एलिमेंट हो जाएगा 0। तो सो दैट हमारा इम्पीडेंस हो जाएगा डिक्रीज। तो इम्पीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। ऐसे करंट की वैल्यू हमको मिलती है मैक्सिमम। ओके, तो करंट की वैल्यू हमको मैक्सिमम फाइंड आउट हुई। तो वो जो वाली फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी हमको कहाँ से फाइंड आउट होगी, ये फ्रीक्वेंसी हमारी LCR सीरीज सर्किट में से फाइंड आउट होगी। तो वो LCR सीरीज सर्किट में से हमको L और C की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, L और C की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ओके, तो हमने यहाँ से जो कोई भेजा, जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा जितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई हमने C की वैल्यू को चेंज कर दिया। C की वैल्यू को चेंज करने से ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी, और ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने ओमेगा जितनी बना दिया, तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो चार्ज का फ्लो मैक्सिमम होगा, मीन्स के चार्ज का फ्लो एक नेचुरली होगा। ठीक है, अगर चार्ज का फ्लो जो नेचुरली होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट कंडीशन कौन सी है कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होनी चाहिए। ठीक है, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, ये सर्किट की होती है। ठीक है, वो इंड्यूस ईएमएफ की नहीं होती है, बट वो किसकी होती है, LCR सीरीज सर्किट की होती है। ओके, जब उसकी फ्रीक्वेंसी अप्लाइंग फ्रीक्वेंसी जितनी हो जाएगी तब आपका इम्पीडेंस डिक्रीज होगा और करंट मैक्सिमम होगी। तो वो वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, देन अपन हम देखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC जो हमें अभी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी Z इज डिक्रीज, Z इज मिनिमम भी आप लिख सकते हो, डिक्रीज भी लिख सकते हो, एंड करंट इज मैक्सिमम। वो क्या करेगी, ओमेगा नॉट की वैल्यू जब 1/√LC जितनी हो जाएगी तो ओ वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में इम्पीडेंस की वैल्यू हो जाती है डिक्रीज और करंट की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम। ओके, तो वो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, हम यहाँ पे LCR सीरीज सर्किट अवेलेबल है, इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू को चेंज करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी। कि भाई आप L की वैल्यू चेंज करेंगे तो भी ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी, और C की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो भी ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी। बट वो जो ओमेगा नॉट की वैल्यू है वो EMF की वैल्यू पे डिपेंडेंट है ना, वो EMF की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इट इज़ द ओनली डिपेंडेंट ऑन दी L एंड C। क्या आया, इट इज़ द डिपेंडेंट ऑन दी depends on the inductor L and capacitor C। ठीक है, और ओनली फॉर इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है, और इन दोनों की डिफरेंट वैल्यू होने से ओमेगा नॉट की भी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। और ओमेगा नॉट है क्या, इट इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी है, दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज अ सर्किट। ठीक है, ये सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने स्टडी किया। देन आफ्टर हमारे पास एक LCR सीरीज सर्किट अवेलेबल है, हमारे पास ऐसी एक LCR सीरीज सर्किट अवेलेबल है। ओके, ठीक है, हमने एक कंसिडर की एक LCR सीरीज सर्किट, और उसके साथ हमने बहुत सारे EMF वैल्यू हमने लगा दिया। ठीक है, उसके साथ हमने बहुत सारे EMF की वैल्यू हमने लगा दिया। ठीक है, हमने सपोज के 7 EMF की वैल्यू लगा दी, तो एवरी EMF क्या करेगी, मैक्सिमम करंट बनाएगी। एवरी EMF एक करंट बनाती है। चला, हमारे पास एक LCR सीरीज में सर्किट हमने कंसिडर की, और उसके साथ
हमने बहुत सारे ईएमएफ की वैल्यू लगा दिया है। इसमें मैंने क्या किया था, एक ईएमएफ लगाया हुआ था, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसे पैरेलल में बहुत सारे मैंने ईएमएफ की वैल्यू मैंने लगा दिया, ठीक है। तो जो एवरी जो ईएमएफ है वो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, ठीक है। ओके, तो वो करंट कितना बनाती है, वो करंट बनाती है I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड जितना। वो करंट कितना बनाती है, I इज इक्वल टू ई अपॉन जेड जितना। बट हमको क्या करना है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम करनी है। तो करंट की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी भाई, करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तब मीन्स के जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। जब आपकी जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, इम्पीडेंस इज अ मिनिमम, व्हेन इम्पीडेंस जेड इज अ मिनिमम, सो दैट I इज अ मैक्सिमम। तो इम्पीडेंस की वैल्यू कब मिनिमम होगी, इम्पीडेंस की वैल्यू तब मिनिमम होगी कि भाई इसमें से हमने एसी सप्लाई बहुत सारे दिया हुआ है, तो सभी की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। सपोज के कोई एक की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, दूसरे की ओमेगा 2, ओमेगा 3, ऐसे बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वाले ईएमएफ की वैल्यू हमने यहाँ पे लगा दिया। देन पर क्या होगा कि भाई ये जो हमारी सर्किट है, तो सर्किट के पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी सप्लाई की, और एक हमारे ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 1/√LC जितनी होगी। इसमें से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी 1/√LC जितनी होगी तो उसकी करंट मैक्सिमम आएगी। क्या लाया आपको, तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब होगी तब करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है। ओके, तो उसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके वजह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कि जैसे कि मेरे पास बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का सोर्स अवेलेबल है, और सभी सारी फ्रीक्वेंसी मैंने एक सप्लाई दे दिया, तो उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ओके, तो उसका मैं यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, I वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ओके, ए है ओमेगा 0। क्या रहा है, ओमेगा 0 क्या होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। बट मैंने जो सप्लाई की, तो सप्लाई सपोज के मैंने की 7 फ्रीक्वेंसी, 7 डिफरेंट वैल्यू वाला ईएमएफ मैंने सप्लाई किया। तो एवरी ईएमएफ में कौन सी वैल्यू चेंज होती है, ओमेगा 0 की वैल्यू चेंज होगी। ओके, मीन्स के ओमेगा की वैल्यू चेंज होती है। कोई में एक ओमेगा 1 है, दूसरे में ओमेगा 2 है, और कोई में ओमेगा 3 होती है, और कोई में ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ऐसे मैंने 7 ईएमएफ मैंने सप्लाई कर दिया। ओके, तो इसमें से किसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ख्याल आया आपको। मैंने बहुत सारे फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सप्लाई कर दिया है, इसमें से किसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। कि भाई यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा 4 की है। तो ओमेगा 4 की जो नेचुरल हमारी जो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एक सर्किट की होती है ना, LCR सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करती है, ओमेगा 4 की वैल्यू के साथ मैच करती है। तो ओमेगा 4 की जो वैल्यू पे उसकी करंट की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे करंट की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे I0 इज मैक्सिमम, ठीक है। ओके, देन आफ्टर देखिए ओमेगा 3 यहाँ पे, तो ओमेगा 3 की वैल्यू डिक्रीज हुई। अगर देखिए ओमेगा इज ए डिक्रीज, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि भाई ओमेगा इज ए डिक्रीज, ओमेगा 0 से ओमेगा इज ए डिक्रीज, सो दैट उसका जो डिफरेंस है XL माइनस XC का डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, सो दैट करंट इज ए डिक्रीज, ठीक है। तो ये वाली केस में क्या होगी कि भाई ओमेगा 3 पे उसकी करंट हो गई डिक्रीज। देन पर ओमेगा 2 की बीच का तो डिफरेंस और ज़्यादा हो गया, तो उसकी करंट की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज, और ओमेगा 1 की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी करंट की वैल्यू, ठीक है। देन पर ए साइड आइए, तो ओमेगा 5, तो ओमेगा 0 से ओमेगा 5 की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होती है तब भी क्या होता है, वो वाली केस भी हमने स्टडी किया, व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा 0, सो दैट XL इज इंक्रीज, XC इज डिक्रीज, सो दैट डिफरेंस इज इंक्रीज, सो दैट जेड इज ऑल्सो इंक्रीज। तो जेड इज इंक्रीज, सो दैट I इज डिक्रीज। तो वापस क्या होगा, I डिक्रीज होके जाएगा, ठीक है। तो ए वाली पॉइंट में I आती है यहाँ पे, ए वाली पॉइंट में I आती है यहाँ पे, ए वाली पॉइंट में I आती है यहाँ पे, क्योंकि उसकी बीच का डिफरेंस क्या होने लगेगा, मैक्सिमम होने लगेगा, ठीक है। और ये सभी को मैंने कनेक्टेड कर दिया, और हमारा ग्राफ फाइंड आउट हुआ ऐसे, ठीक है। ओके, तो किसकी करंट मैक्सिमम हो गई, ओमेगा 4 की वैल्यू पे उसकी करंट की वैल्यू आई मैक्सिमम।
तो वो जो सर्किट है वो सर्किट हम कहाँ पे लगा देते हैं, वो सर्किट हम रेडियो में लगा देते हैं, वो वाली सर्किट हम कहाँ पे लगा देते हैं, रेडियो में। ओके, तो रेडियो की जो चैनल होती है, तो रेडियो की डिफरेंट चैनल में उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। ओके, तो हम रेडियो में क्या करते हैं, देखिए कि भाई रेडियो में हमारे पास ऐसी एक सर्किट अवेलेबल है, ऐसी एक RLC हमारे पास सर्किट अवेलेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, रेडियो में चैनल चेंज करने का एक बटन होती है, वो बटन को हम प्रेस करेंगे और चैनल को हम चेंज करेंगे। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपने सी की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सी की वैल्यू का अगर हम चेंज करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। और ए ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने किस चैनल पे चेंज कर दिया, ओमेगा 4 की वैल्यू पे। देखिए यहाँ पे ए ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज करके हमने ओमेगा 4 पे हमने ला दिया। तो ओमेगा 4 की दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो इम्पीडेंस इज डिक्रीज एंड करंट इज मैक्सिमम। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक सिंपल तार को यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ पे हमने एक स्पीकर लगा दिया, ठीक है। तो स्पीकर में क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैक्सिमम करंट जनरेट हो जाएगी और इसमें से एक साउंड आने लगेगा। तो ये एक रेडियो सर्किट में हमने क्या लगा दिया, LCR सीरीज सर्किट। तो आपने एक रेडियो का एग्जांपल आपने देख लिया। देन आफ्टर हमारे जो घर में जो टीवी का जो केबल आती है ना, वो टीवी का केबल में भी बहुत डिफरेंट EMF की वैल्यू आती है। और सभी सारी डिफरेंट EMF की वैल्यू किसकी होती है, सभी चैनल की होती है। ख्याल आया कि सपोज के स्टार टीवी आती है, स्टार गोल्ड आती है, जी सिनेमा, देन आफ्टर एक स्टार प्लस आती है, सोनी आती है, बहुत सारे जो हमारे पास चैनल अवेलेबल है। सपोज के हमारी जो टीवी केबल में आती है वो 100 चैनल आती है। तो 100 चैनल का डिफरेंट क्या होता है, EMF की वैल्यू होती है। तो एवरी EMF के लिए एक करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कब मैक्सिमम होगी, जब सपोज के आपने एक आपकी जो टीवी होती है तो उसका एक रिमोट होता है। तो रिमोट में आपने एक टीवी चैनल को आपने चेंज किया, तो चैनल को चेंज किया और आपने एक बटन को प्रेस किया। तो बटन को प्रेस होने से क्या होगा, बटन को प्रेस करने से एक कैपेसिटर की वैल्यू जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी। अगर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी तो ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज हो गई। और ओमेगा नॉट की वैल्यू आपने एक स्टार टीवी के जो फ्रीक्वेंसी थी इसके साथ आपने सेट कर दिया। तो आपकी जो टीवी है ना, इसमें एक स्टार टीवी आ गई। क्या है, आपकी टीवी पे एक स्टार टीवी आ गई क्योंकि उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। देखिए यहाँ पे उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो उसका आवाज़ आने लगेगा और उसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। और वैसे आपने क्या किया कि भाई आपने वापस उसकी चैनल आपने चेंज कर दी, सोनी कर दिया। तो सोनी कर दिया तो उसकी कैपेसिटी की वैल्यू आपने वापस चेंज कर दी। सपोज के सोनी जो हमारे पास चैनल है उसकी फ्रिक्वेंसी है ओमेगा 2। तो आपने क्या कर दिया, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने ओमेगा 2 जितनी बना दिया। किसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, LCR सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, RLC की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो वेरिएबल कौन सा है, C है। तो आपने C की वैल्यू चेंज कर दी और उसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू ओमेगा 2 जितनी बना दिया। तो ओमेगा 2 जितनी बनाने से क्या होगा कि भाई ये ओमेगा 2 की जो करंट है ना वो मैक्सिमम हो जाएगी, उसकी करंट मैक्सिमम हो जाएगी। और उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए उसका ग्राफ हमको ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। उसकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और उसका ग्राफ हमको ऐसे मिलेगा। ख्याल आया आपको, ओके। तो ऐसे उसका ग्राफ मिलता है, ठीक है। एक किस चैनल का है, स्टार टीवी का। एक किसका है, सोनी का है। तेना पर आपने वापिस के चैनल को चेंज कर दिया और ओमेगा 6 पे अरिजीत सिंह सॉन्ग आ रहा है। यार है ओमेगा 6 पे क्या कर रहा है, अरिजीत सिंह सॉन्ग आ रहा है। ओके, तो वो हमको सुनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी देखिए करंट की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे उसकी करंट की वैल्यू इतनी है। ओके, तो करंट की वैल्यू हमको पीक वैल्यू पे ले जानी है। तो पीक वैल्यू पे ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस सी की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC में से सी की वैल्यू हमने चेंज कर दिया और चेंज होने से हमारी ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज होगी, इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो गई और नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने कर दिया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 6 जितनी। तो उसकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और उसका हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई क्या हो रही है, यहाँ पे ओमेगा 3 अवेलेबल है। तो ये ओमेगा 3 यहाँ पे है, ओमेगा 2 यहाँ पे, ओमेगा 1 यहाँ पे है, देन आफ्टर ओमेगा 5 यहाँ पे है, ओमेगा 6 यहाँ पे है, देन आफ्टर ओमेगा 7 यहाँ पे है। ओके, हमको क्या देखना है कि भाई आई नॉट जब जिस यहाँ के ए वैल्यू पे उसकी पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। पावर की फॉर्मूला क्या आती है, P इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I² × Z, क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होती है, अपोजिशन ऑफ करंट होती है, ठीक है। जब अपोजिशन ऑफ करंट कन्वर्ट हो जाएगा R में, Z इज इक्वल टू हो जाएगा R,
तब उसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम P0 I² इंटू आर। तो यहाँ पे उसकी पावर आएगी मैक्सिमम। ओके, तो हमको अभी क्या निकालना है कि भाई ये हमारी है स्टार टीवी, देन अपने सेकंड है एक जी सिनेमा। तो जी सिनेमा और स्टार टीवी के बीच में हम लोग को गैपिंग कितनी रखनी है, उसकी बीच की गैपिंग कितनी रखनी है। तो मैंने क्या कर लिया कि भाई यहाँ से मैंने एक करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, वो करंट की वैल्यू आ रही है 0.7 I0। तो 0.7 I0 को हम क्या लिख सकते हैं, I0/√2 लिख सकते हैं। ओके, तो I0/√2 यहाँ पे करंट हो गया, तो पावर की फॉर्मूला में पुट करेंगे तो पावर कितना हो गया, I²R/2। मीन्स के यहाँ पे पावर आपका हाफ हो गया। किसकी वैल्यू का, पीक वैल्यू पे पावर था P0, तो यहाँ पे पावर हो गया P0/2। तो P0/2 पावर होने से क्या हुआ कि भाई एक क्या बता रही है कि भाई P0 पावर से लेके P0/2 तक जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उस सभी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ आपको सुनाई देगा। मीन्स के यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आपकी एक फ्रीक्वेंसी जाती है ऐसी, Ω3 और Ω4 की बीच की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ए भी आपको सुनाई देगी, ए भी आपको सुनाई देगी और ए भी आपको सुनाई देगी, बट ए वाली आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पावर है वो P02 की कंपैरिजन में P02 के कंपैरिजन में वो डिक्रीज है। और कहाँ तक को आपको सुनाई देगा, P0/2 से लेके P0 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू जो आएगी वो आपको सुनाई देगी, ठीक है, वो उसका पिक्चर आपको क्लियर नज़र आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई हमारे पास बहुत सारे 100 चैनल अवेलेबल है, तो उसकी बीच का सभी का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, बट उसकी बीच में हमको गैपिंग रखना पड़ेगा। अगर गैपिंग नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर गैपिंग नहीं रखेंगे तो एक साइड अरिजीत सिंह सॉन्ग आ रहा होगा और दूसरी साइड एक मीन्स के हमारा धोनी क्या कर रहा होगा, एक बैटिंग कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा दोनों का आवाज़ आपको सुनाई देगा। ख्याल आया आपको। ओके, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन, कि भाई P0 से लेके P0/2 इसकी वैल्यू है पावर P0 की वैल्यू, और यहाँ पे पावर होगी P0/2, यहाँ पे हो जाएगी हाफ पावर। तो हाफ पावर तक सभी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो सभी फ्रीक्वेंसी की करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी और वो आपको सुनाई देगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा फ्रीक्वेंसी का बैंड बनेगा, वो फ्रीक्वेंसी का बैंड को हम क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ, ठीक है। ये बैंडविड्थ की इनसाइड जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो सभी फ्रीक्वेंसी का हमको इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट होगी। ख्याल आया आपको। ओके, तो देन आफ्टर हमारे घर में जो केबल आती है ना, वो केबल तो एक ही आती है, बट हमारे घर में 4 या 5 टीवी अवेलेबल है। तो 4 या 5 टीवी के इनसाइड हमको एक ही केबल को हमको डालना है, ठीक है। और देना पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक टीवी पे हमने लगा दिया पर स्टार गोल्ड, देना पर दूसरी टीवी पे हमने लगा दिया जी सिनेमा, तीसरी टीवी पे हमने लगा दिया अरिजीत सिंह को, ठीक है। ऐसे डिफरेंट टीवी पे हम डिफरेंट चैनल हम लगा सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टीवी चैनल का जो केबल आ रही है ना, इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी वाली EMF आ रही है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वाली चैनल आ रही है। अब चैनल भी बोल सकते हो, EMF भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें से आपने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली एक चैनल आपने चूज कर लिया। सपोज कि आपने चूज कर लिया स्टार गोल्ड, तो स्टार गोल्ड चूज करने से क्या होगा, Ω4 की वैल्यू पे आपने एक रिमोट को रिमोट बटन आपने प्रेस किया तो वो क्या करेगा, C की वैल्यू चेंज कर देगा और Ω0 की वैल्यू बना देगा Ω4, तो वहाँ पे आ जाएगा स्टार गोल्ड। देन पर वापस आपने चेंज किया तो Ω0 की वैल्यू को बना देगा Ω2 जितनी, तो वहाँ पे हो गई जी सिनेमा। देन पर वापस आपने चेंज किया तो यहाँ पे आ जाएगा अरिजीत सिंह, ठीक है। तो ओके, तो ऐसे डिफरेंट आपने वेरिएबल C लगा के जिसके यहाँ पे तो देखिए कि भाई हमारी जो टीवी चैनल में जो हमारी केबल आती है, वो केबल में डिफरेंट टाइप के एक क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की एक फ्रिक्वेंसी की एक EMF आ रही है। और हमारी टीवी चैनल में क्या होती है, टीवी चैनल में डिफरेंट C की वैल्यू होती है। सपोज कि हमारे पास 100 चैनल अवेलेबल है तो उसके इनसाइड भी C 100 होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमको मिलेगा एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब जनरेट होती है, व्हाट इज़ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब हमने अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है और अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी हमारी LCR सीरीज सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी हो जाएगी तब हमको एक रेजोनेंस सर्किट फाइंड आउट होगी, ठीक है। ओके, तो हम रेजोनेंस का फिनोमिना हम लिख देते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी अप्लाइंग इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
of circuit then current magnitude become maximum. This phenomena is resonance. ठीक है, वो फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फिनोमिना बोलेंगे। ख्याल आया आपको? बेसिक क्या याद रखनी है कि भाई हमारे पास यहाँ पे एलसीआर सीरीज सर्किट अवेलेबल है और उसके साथ हमने बहुत सारे हमने चैनल लगा दिया है। ओके, हमको क्या करना है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर चैनल को हमको चूज करना पड़ेगा। टीवी में हम क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर एक ही चैनल हम देख सकते हैं ना। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू वाली फ्रिक्वेंसी को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कि हमने सिलेक्ट की ओमेगा 3 की वैल्यू को, तो क्या करेगा वो, हमारी जो टीवी के इनसाइड जो वेरिएबल सी होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और उसके कारण हमको जो ओमेगा 0 बनेगा वो ओमेगा 0 की वैल्यू ओमेगा 3 जितनी हो जाएगी। ख्याल आया? ओके, तो वो वाली सर्किट फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फिनोमेना बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी करंट की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। ठीक है, इसमें हमारी करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम। देन आप दूसरा देखिए कि भाई हमने यहाँ पे एक स्टार टीवी तो हमने लगा दिया, एक स्टार गोल्ड तो हमने लगा दिया। ये रेड वाला आपका चैनल है वो है स्टार गोल्ड। ठीक है, लेकिन हमको क्या करनी है, उसकी आवाज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। तो आवाज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमको क्या होगा, देखिए कि मैं यहाँ पे एक दूसरा में ऐसा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ऐसे, देन आफ्टर तीसरा में ऐसे में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया फर्स्ट वाला, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। ओके, तीन ग्राफ में क्या चेंजेस है, देखिए तीन का जो पीक वैल्यू है वो डिफरेंट है। यहाँ का पीक वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ का पीक वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ का पीक वैल्यू यहाँ पे है। और तीनों सर्किट के पास रेजिस्टेंस होती है, उसके पास होती है R1 रेजिस्टेंस, उसके पास होती है R2 और उसके पास होती है R3 रेजिस्टेंस। तो किसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम आएगी, कौन सी ऐसी सर्किट है कि भाई उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। आप देख सकते हो कि भाई उसकी वैल्यू है पीक, मिनिमम उसकी कंपैरिजन में उसकी है मैक्सिमम, उसके कंपैरिजन में उसकी है मैक्सिमम। तो क्या आएगा कि भाई करंट की वैल्यू है ना मैक्सिमम, अगर करंट इज मैक्सिमम सो दैट रेजिस्टेंस इज द मिनिमम। तो सबसे कम किसका आएगा, R1, और सबसे ज़्यादा किसका आएगा, R3 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि भाई R3 रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम, R3 रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम। तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। चला है, आपने ऐसे कैसे बना दिया, देखिए कि करंट I इज इक्वल टू E/Z होती है, बट आपने क्या किया कि भाई नेचुरल फ्रिक्वेंसी को इतनी आपने फ्रिक्वेंसी बना दिया, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, तो E/R हो गया। देन पर आपने क्या किया, R की वैल्यू को ज़्यादा कर दिया, R की वैल्यू हम ज़्यादा कर देंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आपने R को डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, तो करंट की वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू हो गई चेंज, करंट की वैल्यू हो गई मिनिमम। बट इसके कारण R की वैल्यू को चेंजेस करने से हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में कोई चेंजेस होती है क्या, नहीं होती है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, और L और C की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन दी R। तो क्या होगा कि भाई हमारा जो चैनल है ना स्टार गोल्ड है, तो हमारा यहाँ पे चैनल स्टार गोल्ड ही रहने वाला है। ख्याल आया? बट उसका आवाज़ क्या होगा, आवाज़ आप कम कर रहे हो। ठीक है, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना, उसका क्या मीनिंग है कि करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना और आवाज़ की वैल्यू को डिक्रीज करना। ख्याल है आपको? आपके रिमोट जो होती है, तो रिमोट में वॉल्यूम की भी बटन होती है ना, तो वॉल्यूम की बटन आप चेंज कर रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, आप उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हो। देन पर आप चैनल का जो बटन होता है उसको आप प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, और कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी, LCR सीरीज सर्किट की, वो आप चेंज करके कोई भी एक पर्टिकुलर चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ आप मिला देते हो। ख्याल आया? सपोज के जी सिनेमा की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 6, तो आप ओमेगा 6 के साथ आप उसको मिला देते हो, ओमेगा 0 की वैल्यू आप ओमेगा 6 जितनी आप बना देते हो। ठीक है, तो ऐसे आप कर रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आप C की वैल्यू चेंज कर रहे हो, और यहाँ पे वॉल्यूम को चेंज करने से आप किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, R की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड बाय चेंजिंग बाय C। फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी इज सिलेक्टेड, आप फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहे हो। क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, आप चैनल को सिलेक्ट कर रहे हो, उसका मीनिंग क्या हुआ कि आप चैनल की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि भाई C की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, सिलेक्टेड बाय चेंजिंग C।
ओके, देन आफ्टर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस की वजह हम इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे, वॉल्यूम चेंजिंग बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। देन आफ्टर ए जो रेजोनेंस, ए वाली फिनोमिना में को क्या प्रोड्यूस हुआ, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का ये जो सर्किट होती है, वो सर्किट को मैं क्या बोलूँगा, एक ट्यूनिंग सर्किट। क्यों ट्यूनिंग सर्किट, देखिए इसमें एक ट्यूनिंग प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, कि ट्यूनिंग सर्किट भी बोल सकते हैं। कैसा ट्यूनिंग, कि भाई आपने टीवी में आपने एक चैनल को चेंज किया, सी की वैल्यू को चेंज करके आपने स्टार गोल्ड लगा दिया, तो टीवी ने ट्यून किया किसके साथ, स्टार गोल्ड के साथ। देना पर आपने वापस सी की वैल्यू को चेंज किया और जी सिनेमा के साथ आपने ट्यून किया, तो टीवी ने वापस ट्यून किया किसके साथ, जी सिनेमा के साथ। ठीक है, तो आप ऐसे डिफरेंट चैनल पे आप ट्यूनिंग कर रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ट्यूनिंग सर्किट। तो ट्यूनिंग का क्या मीनिंग होता है, आप अपने फ्रेंड के साथ बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो उसका भी मीनिंग क्या हुआ कि भाई आप उसके साथ ट्यूनिंग कर रहे हो। ठीक है, मैं भी आपके साथ एक ट्यूनिंग कर रहा हूँ, इसलिए आप उसको समझ पा रहे हो। ठीक है, तो वैसे टीवी भी क्या करती है, टीवी भी एक जी सिनेमा के साथ एक ट्यून करती है, इसलिए आप जी सिनेमा को आप देख रहे हो। तेरा पर वो स्टार गोल्ड के साथ ट्यून करेगी, तब आप स्टार गोल्ड को देख पाओगे। जब वो अरिजीत सिंह के पास वो ट्यून करेगी, तो आप अरिजीत सिंह को गाना गाते हुए आप देख पाओगे। ठीक है, ओके। तो वैसे उसको हम क्या बोलते हैं, कि ट्यूनिंग सर्किट। देन यहाँ पर दूसरा उसका नाम है सिलेक्टर सर्किट। सिलेक्टर सर्किट क्यों नाम रखा, क्योंकि हम हमारे पास जो हमने मीन्स के जो हमने अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और अप्लाइंग फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स है वो डिफरेंट है। मीन्स के हम अप्लाइंग तो कर रहे हैं 100 चैनल का ए में भी डिफरेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, देना पर उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी, बट हम सिलेक्ट किसको कर रहे हैं, ओनली फॉर वन को। ठीक है, ओनली फॉर इसमें से 100 में से ओनली फॉर हम वन को ही सिलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कि सिलेक्टर सर्किट। जो चैनल की फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए, ऐसे हम सी की वैल्यू हम चेंज कर देंगे, तो सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो उसकी ओमेगा नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो ओमेगा नॉट की वैल्यू किसके साथ कंपैरिजन कर लेगा, वो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो चैनल की आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए वो चैनल के साथ जितना वो बना देगा। ठीक है, तो ओके, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उस चैनल का आवाज़ आपको सुनाई देगा। ठीक है, ओके, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, सिलेक्टर सर्किट हम बोल सकते हैं। Selector circuit because it select one frequency out of many। ओके, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर वैल्यू होती है, बट इसमें से हम ओनली फॉर वन ही वैल्यू हम चूज करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टर सर्किट। ओके, ये जो LCR सीरीज सर्किट होती है, हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, कम्युनिकेशन में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कि भाई हमने जो हमारे पास दो तरीका होता है ना, कि रिसीवर पार्ट होता है, देन आप एक भेजने का पार्ट होता है। ओके, तो हम भेजते नहीं है, जो हमको हम इसको जो फ्रीक्वेंसी हमको भेजनी है वहाँ पे हम नहीं यूज़ करते, बट रिसीवर पार्ट पे हम यूज़ करते हैं। क्यों रिसीवर पार्ट में, क्योंकि रिसीवर में क्या होती है, कि भाई रिसीवर में हमको एक सिलेक्ट करनी होती है ना, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है। जो हम इसके भेजते हैं, इसमें तो 100 फ्रीक्वेंसी होती है, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, बट इसमें से हमको एक ओनली फॉर वन पर्टिकुलर चूज करनी है, इसलिए हम LCR सीरीज सर्किट को हम कहाँ पे लगाएंगे, रिसीवर पार्ट में हम लगाएंगे। ठीक है, ओके। दिस इज द यूज इन, ये क्या हो गई उसकी एप्लीकेशन, दिस इज द यूज इन रिसीवर पार्ट ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, और ए सर्किट का आप इक्विलाइजर में भी आप यूज़ कर सकते हो। इक्विलाइजर में क्या होती है, इक्विलाइजर में एक L/C सर्किट होती है। ओके, और L/C में से हमको एक पर्टिकुलर क्या मिलेगी, ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, और हम अप्लाइंग AC सोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाएगी, तब इसमें से एक रेजोनेंस क्रिएट होगा। ख्याल आया। ओके, तो आपने और ये पूरी सिस्टम आप प्रैक्टिकल रीते देखिए, तो आपने डीजे साउंड सिस्टम आपने देखी होगी शायद। तो डीजे साउंड सिस्टम में क्या होती है, जो सॉन्ग गाता है उसके साथ में एक LC ऑक्सीलेशन सर्किट लगाई होती है। देन आफ्टर जो बास होती है,
तबला होता है उसके साथ भी एक एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट लगाई हुई होती है, जो घुंघरू की आवाज़ आती है उसके साथ भी एक एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट बनाई होती है। ओके, तो हमको मालूम है कि भाई हमारी जो साउंड सिस्टम आती है ना वो बहुत कॉस्टली होती है। बिकॉज क्यों कॉस्टली होती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट लगाया हुआ होता है और एवरी ऑक्सीलेशन सर्किट का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई सॉन्ग गा रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमने एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में से सेट की तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसकी करंट हो जाएगी मैक्सिमम। ओके, तो उसका आवाज़ आने लगेगा। तो यहाँ पर साइड में एक दूसरी, यहाँ पे देखिए ये जो सेकेंड आई नोट है वहाँ पे मैंने रखा हुआ है बास का। तो बास की मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर दूंगा? डिक्रीज। अगर मैं फास्ट की फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज नहीं करूँगा तो उसकी करंट भी इतनी हो जाएगी। तो इतनी उसकी करंट हो जाएगी तो वो जो गाने वाला है उसका आवाज़ ही नहीं आएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बास की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो एलसी बास के लिए भी एक पर्टिकुलर एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट होती है और जो हमारे घुंघरू होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने रख दिया 2000। तो 2000 मीन्स के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से भी करंट की वजह क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, ऐसे आप उसको डीजे सिस्टम में भी आप उसको यूज़ कर रहे हो। चलाया। और एवरी एलसी ऑक्सीलेशन के साथ उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप वेरिएबल कर सकते हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल करने से क्या होगा? वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी। चलाया, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो ऐसे आप एलसीआर सीरीज सर्किट का बहुत रेडियो में आप यूज़ कर सकते हो, टीवी में आप यूज़ कर सकते हो, तेना पर अपनी इक्वलाइजर सिस्टम में, तेना पर डीजे सिस्टम में, सभी में एलसीआर सीरीज सर्किट का यूज़ होता है। ओके, तो मेन आपको क्या याद रखनी है? देखिए कि भाई जब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होगा तब इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी। इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज। अगर आपने जो अप्लाई किया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा हो गया तो डिफरेंस होगा इंक्रीज, सो दैट जेड इज अ इंक्रीज, सो दैट आई इज अ डिक्रीज। तेना पर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपने कम कर दिया तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ऐसी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ऐसी कोई एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट की कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम। दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम। तेना पर ए पोर्शन में मैंने क्या आपको बोला कि भाई आप अप्लाइंग कर रहे हो डिफरेंट टाइप के ईएमएफ, तो वो डिफरेंट टाइप के ईएमएफ भी क्या बनाएगा? डिफरेंट करंट बनाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम किसकी होगी? कि भाई जिसकी एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट में से जो बनने वाली नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और वो पर्टिकुलर ईएमएफ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बनने सेट हो जाएगी, जिसके बनने की वैल्यू सेम आएगी, तब उसका ग्राफ में उसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम। चला है। तेना पर मैंने आपको रेडियो का भी एग्जांपल दिया, टीवी सिग्नल का भी एग्जांपल दे दिया। तेना पर एक वॉल्यूम का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके जाएंगे तो वॉल्यूम होके जाएगा डिक्रीज, तो करंट की वैल्यू भी होगी डिक्रीज। तेना पर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई दो चैनल के बीच में आपको जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है इसमें आपको गैपिंग भी कितना रखना है? गैपिंग आपको इतना रखना है कि भाई P0 से लेके P0/2 मीन्स के उसका पावर जब हाफ होता है तब तक का आपको गैपिंग रखना है। अगर आपने गैपिंग नहीं रखा तो उसकी फ्रीक्वेंसी का आवाज़ भी यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, ओके। और देन पर वो वाली सर्किट को हम बोलते हैं ट्यूनिंग सर्किट, सिलेक्टर सर्किट भी बोल सकते हैं, और उसको हम रिसीवर पार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी रेजोनेंस सर्किट। देन पर हम आगे स्टडी करेंगे क्वालिटी फैक्टर के बारे में।